नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज अकबरपुर के YouTube चैनल पर मैं हेमंत त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भारतीय इतिहास की एक क्लास देखी है, हम लोगों ने मुगल सम्राट बाबर और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। अब हम एक नए क्लास को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। पिछला क्लास बहुत लंबा हो गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम लोगों ने अध्ययन उसमें किया था कि बाबर की जो शैशवावस्था रही वो किस प्रकार की रही, बाबर जब बड़ा होता है तो कैसे क्या स्थितियां बनती हैं। आपने देखा कि बहुत जल्दी 11 वर्ष 4 माह की उम्र में ही 11 वर्ष और 4 माह की उम्र में ही बाबर को दुर्भाग्यवश फरगना का शासक बनना पड़ता है। उसकी दादी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके जीवन में, और अनेक प्रकार के झंझावातों का सामना करते हुए, अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए, उनसे टकराते हुए बाबर धीरे धीरे अपने राज्य को सुदृढ़ करता है, समरकंद पर अधिकार करने का प्रयत्न करता है। और यह प्रयास उसने कुल 5 बार किया। मैंने बताया था आपको 3 बार सफल हुआ, लेकिन लंबे समय तक उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, अर्थात वो लंबे समय तक अधिकार रखने में सक्षम नहीं हो पाया। सरेपुल के युद्ध की मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, जब सैबानी खान ने बाबर को हरा दिया, और यह भी चर्चा हुई कि 1504 में वो काबुल पर विजय प्राप्त कर लेता है, 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर के उपाधियों की भी चर्चा हम लोगों ने की थी, और पानीपत के युद्ध में उसने किस प्रकार से अपनी सेना का कुशलतापूर्ण संचालन किया, तोपों की वजह से, अच्छी युद्ध प्रणाली की वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी की एक बड़ी सेना को पराजित कर दिया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। हम लोगों ने यहां तक आपस में चर्चा की थी। आज इसके आगे की चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग जुड़े और हम लोग बात करते हैं कि बाबर ने किस प्रकार से भारत में मुगल वंश को मजबूती दी। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। ये क्लास बाबर के विषय में होगी, लेकिन भाग 2 होगी, आपको थंबनेल देख के पता चल जाएगा। पहले भाग में हम लोगों ने पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय की चर्चा कर ली थी कि उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी अपनी हार निश्चित जानकर भी युद्ध के मैदान में डटा रहता है, भागता नहीं है, और एकमात्र सुल्तान है दिल्ली का जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी की वीरता की प्रशंसा की है, और वहीं पर बाबर ने पानीपत के मैदान में ही उसका मकबरा भी ईंटों से बनवा दिया, अर्थात बाबर ने इब्राहिम लोदी को सम्मान दिया, उसकी वीरता की इज्जत की उसने। आगे हम बढ़ेंगे और हम चर्चा करते हैं कि आगे क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद दिल्ली पर मेहदी ख्वाजा जाकर अधिकार कर लेता है, हुमायूं आगरा जाता है, वहां वो कोहनीर हीरा प्राप्त करता है राजा विक्रमाजीत के परिवार से, और बाद में उसे बाबर को गिफ्ट करता है, बाबर उसे वापस कर देता है। अब हम देखेंगे कि पानीपत के युद्ध के बाद की स्थिति क्या बनी और कैसे कैसे खानवाद के मैदान तक ये बात पहुंच जाती है। तो देखिए, बाबर पानीपत में विजय के बाद दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लेगा और यहां पर रहने का निश्चय कर लेगा। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के महान शासकों में जिनकी गिनती होती है, मेवाड़ के अच्छे शासकों में माने जाते हैं, तो राणा सांगा क्या करेगा, ये महोदय बाबर को भारत से निकालने का प्रयत्न करेंगे। बाबर अपने तुजु के बाबरी में लिखता है कि मैं काबुल में था तो राणा सांगा का दूत मुझसे आकर मिला और उसने मुझे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। लेकिन ध्यान रखें, मैंने आपको स्पष्ट किया था कि अन्य किसी स्रोत से या ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि जो मेवाड़ी इतिहासकार हैं, जो मेवाड़ के राज पुरोहित हैं, उनकी डायरी से ये पता चलता है कि स्वयं बाबर ने राणा सांगा के पास दूत भेजा था और उसे अपनी मदद के लिए उससे आग्रह किया था। तो ये बात स्पष्ट नहीं है
हम देखते हैं कि राणा सांगा ने राजपूतों को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के भाई, इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद खां लोदी ने अफगानों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया बिहार में। ये अफगानों को एकत्रित कर रहे हैं पुनः लड़ने के लिए। जगह जगह पर जो तत्कालीन छोटे छोटे सूबेदार थे, जागीरदार थे, उन्होंने ये घोषित कर दिया कि अब हम स्वतंत्र हैं। वो समझ गए कि इब्राहिम लोदी की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है और अब कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, तो अपने आप को सफल घोषित कर देते हैं। ध्यान देंगे संभल में मेवात में, बयाना में जो अफगान सरदार हैं वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इधर राणा सांगा को जब अनुमान लगता है कि बाबर दिल्ली और आगरा में रहेगा, वापस नहीं जाएगा, बाबर ने वास्तव में यहां पर रहना, अस्थायित्व बनाना शुरू कर दिया। राणा सांगा को लग रहा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा और वापस सब कुछ लूट के भारत से चला जाएगा, लेकिन बाबर भारत में रुकता है तो राणा सांगा युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। अब आप देखें बाबर आगे बढ़ता है और राणा सांगा भी अपनी एक बड़ी सेना के साथ राजपूतों का संघ तैयार करता है। राजपूतों का संघ स्थापित करता है बाबर, और इसमें एक बड़ा पॉपुलर नाम है मालदेव का। मालदेव उस समय राजकुमार थे, राजा नहीं थे, अभी आगे इनकी चर्चा करूंगा। मालदेव भी राणा सांगा की सेना की तरफ से लड़ने आए थे इस संघ में 3000 घुड़सवारों के साथ। राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अन्य रावतों ने भी अपनी अपनी सेना राणा सांगा की मदद के लिए भेजी थी, क्योंकि राणा सांगा उस समय एक बड़ा शासक माना जाता था। तो ध्यान देंगे राणा सांगा आगे बढ़ेंगे और बयाना पर आक्रमण करने का निर्णय लेंगे। बयाना का जो सूबेदार था उस समय निजाम खां ये घबरा जाता है, ये बयाना के दुर्ग को बाबर को समर्पित कर देता है और बाबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। बाबर मेहदी ख्वाजा को बयाना की सुरक्षा के लिए नियुक्त करते हैं। मेहदी ख्वाजा को, लेकिन एक छोटे से युद्ध में, ध्यान देंगे, एक छोटी सी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में मेहदी ख्वाजा राजपूतों से पराजित हो जाते हैं। यद्यपि सूचना मिलने पर बाबर ने मदद भी भेजी थी। कुछ लोग कहते हैं बाबर स्वयं भी आगे बढ़ा था, लेकिन अंततः बाबर पराजित हो जाता, मुगल सेना पराजित हो जाती है, राजपूतों की विजय होती है। यहां पर कहा जाता है कि राजपूतों ने अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। राजपूत नवयुवकों ने जो तोपें थी बाबर की, उनके मुंह मोड़ दिए, अपनी कांख में दबा के, हाथ के नीचे दबा के मुंह मोड़ दिए तोपों के, और डायरेक्शन बदलने के कारण अंततः तोपों का प्रयोग नहीं किया जा सका। तो राजपूतों के अद्भुत शौर्य के कारण बयाना पर अधिकार हो जाता है राणा सांगा का। आगे बढ़ेंगे। राणा सांगा की इस सफलता से बाबर की सेना हतोत्साहित हो जाती है। बाबर यद्यपि यह प्रयास करता है कि उसकी सेना हतोत्साहित न होने पाए, सेना का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करता है, उसी समय एक घटना और घटित होती है। जब बाबर और राणा सांगा दोनों युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, खनुआ या खानवा नामक स्थान
पूछा जाए कि कहाँ स्थित है, ये भरतपुर में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में, गंभीरी नदी के किनारे। एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था कि खानुआ का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। ध्यान रखेंगे, गंभीरी नदी के किनारे ये युद्ध होगा। दोनों जब बढ़ना शुरू करते युद्ध स्थल की तरफ, उसी समय बाबर को एक ज्योतिषी मिलता है, मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ नाम के ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर दी कि यह युद्ध बाबर हार जाएगा, राजपूत इसमें विजयी हो जाएंगे। इससे बाबर की सेना और ज्यादा हतोत्साहित हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि बाबर आपने पढ़ा होगा, अपनी सेना में जोश भरने के लिए एक ओजस्वी भाषण देता है। वो कहता है कि दुनिया के किसी शासक ने, दुनिया के किसी वीर ने कभी ज्योतिषियों से पूछकर युद्ध नहीं लड़ा। अगर हम जवा मर्द हैं तो हमारे लिए हर दिन अच्छा है, और अगर हम कायर हैं तो हमारे लिए कोई दिन अच्छा नहीं है। वो वहीं पर जिहाद का नारा देता है, ये ध्यान रखिएगा। बाबर ने 2 बार जिहाद का नारा दिया है। पहली बार खानवा युद्ध के समय, और दूसरी बार जब वो चंदेरी का युद्ध लड़ने जाएगा। तो जिहाद का नारा देता है। जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध का नारा देता है। वो अपने सैनिकों को समझाने का प्रयास करता है कि अब तक हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ते रहे, मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन अब हम एक काफिर राजा के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, तो हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। अगर हम युद्ध में विजयी होते हैं तो सब कुछ हमारा होगा, और अगर हम युद्ध में हार जाते हैं, युद्ध में हमारी मृत्यु होती है, तो हम शहीद का दर्जा प्राप्त करेंगे। ये कह के अपनी सेना को उत्साहित करने का प्रयास करता है। सारे लोग, सैनिक जितने हैं, वो बाबर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुरान की शपथ लेते हैं, और बाबर यहीं पर शराब न पीने की शपथ लेता है। शराब नहीं पिएंगे ऐसा कहता है। कहते हैं कि शराब के बर्तनों को उसने तुड़वा कर फेंकवा दिया। जो शराब शेष बची हुई थी उसमें नमक डलवा दिया गया, और जो सोने चांदी के बर्तन थे शराब पीने के, उन्हें तोड़कर गरीबों में बांट दिया गया। इसी समय बाबर ने तमगा नामक कर हटाने की घोषणा की। तमगा एक कर है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तमगा नामक कर, ध्यान रखें, ये एक व्यापारिक कर था। ये एक व्यापारिक कर था जिसे हटाने की घोषणा बाबर कर रहा है। तो अपनी सेना को उत्साहित करने के उपरांत बाबर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखेंगे खानवा का युद्ध। इस युद्ध की तिथि को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग 16 मार्च स्वीकार करते हैं, कुछ 17 मार्च की तिथि बताते हैं। खानवा या खनुआ का युद्ध ये हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को। यद्यपि कुछ इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जैसे हैं, ये लोग इसे 16 मार्च की तिथि स्वीकार करते हैं। खानवा या खनुआ के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। राणा सांगा ने राजपूतों के एक संघ का निर्माण किया था। लगभग रियासतों से बड़े वीर सैनिक जो थे वो युद्ध में आए हुए थे, और बाबर और दोनों की सेनाओं के अनुपात की बात की जाती है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग। बाबर अपनी रचना तुजुक ए बाबरी में, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी में कहता है कि राणा सांगा के पास 2 लाख सैनिक थे, जो कि ज्यादातर इतिहासकारों द्वारा सही स्वीकार नहीं किया गया है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि सेना का अनुपात लगभग 1:2 रहा होगा। राजपूत सेना ज्यादा थी, दुगनी थी। यही ज्यादा प्रमाणिक लगता है। इस युद्ध में राजपूतों ने अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। बाबर ने वही
रणनीति अपनाई, वही पद्धति अपनाई जो उसने पानीपत के युद्ध में अपनाई थी, जिसको तुलगमा पद्धति कहा जाता था। तुलगमा पद्धति ही अपनाता है, लेकिन यहां एक परिवर्तन करता है, वो अग्र आक्रमण करने वाले दल को अलग से रखता है। उसके दाईं तरफ हुमायूं और बाईं तरफ मेहदी ख्वाजा खड़े होते हैं। बाबर स्वयं श्रेष्ठ सैनिकों से घिरा रहता है, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। और आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि बयाना के युद्ध में राजपूत वीरों ने तोपों का मुंह घुमा दिया था। तो इस बार बाबर ने तोपों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चमड़े के पट्टों से बंधवाया और उन्हें तिपाहियों पर रखा गया, पहियों का प्रयोग किया गया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तोपों को पीछे हटाया जा सके। तो ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि तोपों का प्रयोग भारत में पहली बार कहां हो रहा है? 1519 में, जब बाबर बाजौर के किले पे अटैक करता है। लेकिन पहिया वाली तोपों का, पहिया लगी हुई तोपों का प्रयोग कहां हो रहा पहली बार? खानवा के युद्ध में हो रहा है। ये ध्यान रखेंगे। राणा सांगा की तरफ से अफगान भी संगठित होकर युद्ध करने आए थे, महमूद खां लोदी के नेतृत्व में। महमूद खां लोदी के नेतृत्व में, हसन मेवाती के नेतृत्व में। और यहां पर एक और व्यक्ति है जो बाद में जाकर भारत, उत्तर भारत का कह सकते हैं, दिल्ली का सम्राट बन जाएगा, सूरवंश की स्थापना करेगा, शेरशाह सूरी, जिसे उसे उस समय शेर खां सूर कहा जाता था। यह भी राणा सांगा के पक्ष में युद्ध कर रहा है। कहां पर कर रहा है? खानवा के मैदान में कर रहा है। लेकिन बड़े भयंकर युद्ध के बावजूद राजपूतों को सफलता नहीं मिली। तोपों और बंदूकों के आगे राजपूतों का शौर्य काम नहीं आया और अंततः युद्ध में राजपूत पराजित होने लगे। राणा सांगा को गोली लगने के कारण राणा सांगा बेहोश हो जाते हैं। इनकी जगह झाला अजजा सेना का नेतृत्व करने लगते हैं और राणा को निकालकर मालदेव युद्ध के मैदान से बाहर ले जाते हैं। मालदेव और राणा सांगा के कुछ सरदार राणा को युद्ध से हटा देते हैं। इस प्रकार से बाबर अंततः इस युद्ध में विजयी होता है। ध्यान रखेंगे, बयाना के युद्ध को छोड़ दिया जाए तो बाबर भारत में कोई भी युद्ध नहीं हारा। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने बयाना की हार को छुपाने का प्रयास किया है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है, लेकिन यह सत्य है कि वहां राजपूतों ने मुगल सेना को पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि खानवा के युद्ध का एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पानीपत का युद्ध केवल ये प्रदर्शित कर रहा था कि दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाएगा, उसका शासन अस्थायी नहीं हुआ। लेकिन खानवा के युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि अब बाबर भारत में राज्य करेगा। राजपूतों की जो हिंदू राज्य स्थापित करने का एक भाव था, उनकी जो भावना थी, वो समाप्त हो जाएगी। राजपूत संघ टूट फूट कर बिखर जाएगा और दोबारा पुनः राजपूतों को अपने आप को के सेना के रूप में स्टेब्लिश करने में समय लगेगा। तो खानवा का युद्ध समाप्त होगा। अगले युद्ध की हम चर्चा करेंगे जो चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध, ध्यान दीजिए, चंदेरी का शासक उस समय मेदिनी राय था और जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा जाएगा। चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। ये राणा सांगा के अधीनस्थ राज्य कर रहा था। राणा सांगा युद्ध में बेहोश होने के बाद युद्ध से हटा दिए जाते हैं और बाद में इन्हीं के किसी सैनिक द्वारा, इन्हीं के किसी जागीरदार द्वारा इनको पीस दे दिया जाता है और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। यह ध्यान रखेंगे। राणा सांगा जो भारतीय इतिहास में एक अप्रतिम योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने दिल्ली के
शासक इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था। खतौली के युद्ध में याद रखेंगे, ये हुआ था 1519 ईस्वी में। खतौली के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था और राजपूत एकता के एक समय ये प्रतीक बन गए थे, बड़े वीर थे। कहा जाता है कि इनके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे, युद्ध के 80 निशान थे। इनकी मृत्यु के बाद बाबर चंदेरी के किले का घेरा डालने के लिए आगे बढ़ता है। मेदिनी राय से कहा जाता है कि हम समझौता कर लेते हैं और चंदेरी की बजाय तुम्हें फर्रुखाबाद का क्षेत्र दे देंगे, शमशाबाद का क्षेत्र दे देंगे। शमशाबाद, यही फर्रुखाबाद जो जनपद है उसी का एरिया था। लेकिन मेदिनी राय नहीं तैयार होते हैं, तो बाबर अंततः जाकर इस किले का घेरा डाल देता है और 29 जून को युद्ध प्रारंभ होता है। राजपूतों की सेना कम थी, उनके पास हथियार कम थे, फिर भी राजपूतों ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया। मेदिनी राय अपने 5000 सैनिकों के साथ बड़ी मुगल सेना से भिड़ जाते हैं और एक भी सैनिक जब तक जीवित रहता है तब तक युद्ध किया जाता है। और इधर चंदेरी की जो महिलाएं हैं, जो रानियां हैं, उन्होंने जौहर कर लिया। सामूहिक आत्मदाह करके वे अपने प्राण समाप्त कर देती हैं। यह युद्ध बाबर जीत लेता है और मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को बंदी बना लिया जाता है। इनमें से एक कामरान को सौंप दी जाती है और दूसरा हुमायूं को दे दी जाती है। चंदेरी विजय के बाद महमूद खां लोदी जो खानवा के युद्ध से भाग गया होता है, ध्यान देंगे, शेर खां, महमूद खां लोदी, ये दोनों खानवा के युद्ध से पराजय निश्चित देखकर निकल जाते हैं, हट जाते हैं। जबकि हसन खां मेवाती युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। अफगान पुनः अपनी शक्ति को इकट्ठा करने का प्रयत्न करेंगे। बिहार में वो अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। बंगाल का शासक नुसरत शाह उनकी मदद कर रहा था। बाबर ने नुसरत शाह को एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया कि वो अफगानों की मदद ना करे और मित्रता की संधि स्वीकार कर ले। नुसरत शाह ने यद्यपि बाबर के दरबार में उपहार सहित दूत भेजा, लेकिन बाबर इससे संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि नुसरत शाह लगातार अफगानों की मदद कर रहा था। तो हम देखते हैं कि बाबर आगे बढ़ेगा और अफगान जो महमूद खां लोदी है, इससे युद्ध होगा जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाएगा। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध होगा 5 मई 1529 ईस्वी को। 5 मई 1529, कहीं कहीं पर डेट 6 मई भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्यतः डेट नहीं पूछी जाती परीक्षाओं में। मध्यकाल की लगभग घटनाओं में यह समस्या आपको देखने को मिलेगी। घाघरा का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? महमूद खां लोदी और मुगल सेना या बाबर के बीच आप कह सकते हैं। इस युद्ध में अफगान की मदद, महमूद खां लोदी की मदद बंगाल का शासक नुसरत शाह भी कर रहा था। और यह युद्ध बिहार में, जहां पर घाघरा और गंगा नदियां आपस में मिलती हैं, अर्थात छपरा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा जाता है। बाबर गंगा नदी को पार करता है और घाघरा नदी के किनारे दोनों सेनाओं की मुठभेड़ होती है। ये मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध है जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया। जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा जाता है। बाबर विजयी होता है, नुसरत शाह उससे संधि कर लेता है और फिर पूरी तरह से आप देखते हैं कि बाबर उत्तर भारत का निष्कंटक सम्राट बन जाता है, एक लंबे राज्य का स्वामी बन जाता है
और काबुल की जो गरीबी थी वो उसकी दूर हो जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। लेकिन इसी समय आप देखेंगे बाबर ने हुमायूं को नियुक्त किया समरकंद को पुनः प्राप्त करने के लिए, लेकिन हुमायूं ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, वापस लौट आता है। तो बाबर हुमायूं को संभल भेज देगा, संभल भेजता है। संभल में जाकर हुमायूं पीड़ित हो जाता है बुखार से, इसकी तबीयत खराब हो जाती, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो ये लौट कर आगरा चला आएगा। अलग अलग मान्यताएं हैं। कहते हैं, अबुल फजल लिखते हैं कि हुमायूं स्वस्थ नहीं हो रहा था और किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर हुमायूं अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर दे तो हुमायूं स्वस्थ हो जाएगा। तो बाबर ने यह कहा कि अपने पुत्र का सबसे प्रिय तो मैं ही हूं। कहते हैं कि उसने शैया की परिक्रमा की और अल्लाह से, ईश्वर से ये प्रार्थना की कि वह हुमायूं को स्वस्थ कर दे, हुमायूं के बदले में उसके प्राण ले ले। तो मुस्लिम मान्यताएं कहती हैं, मुस्लिम धर्म ग्रंथ कहते हैं कि धीरे धीरे हुमायूं स्वस्थ होने लगा और बाबर बीमार पड़ने लगा। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है। इतिहासकार श्री राम शर्मा गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री है, गुलबदन बेगम की बात को ज्यादा महत्व देते हैं, जो कहती है कि इब्राहिम लोदी की मां ने धोखे से बाबर को विष दे दिया था और इस विष के कारण ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो श्री राम शर्मा इसको स्वीकार करते हैं। आपसे पूछा जाए कि किसने कहा इस बात को, किसने संदेह व्यक्त किया, तो गुलबदन बेगम करती है। वही गुलबदन बेगम जिन्होंने अकबर के शासन काल में हुमायूं नामा की रचना की, हुमायूं नामा की रचना की है। यही गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री हैं, ये संदेह व्यक्त करती हैं कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष से होती है। अंततः बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को आराम बाग या चार बाग जो भी कह लें, वास्तव में बाबर भारत में चार बाग प्रणाली का प्रणेता है। इमारतों के चारों तरफ बाग लगवाने का जो प्रचलन है ये बाबर ने ही शुरू किया है। तो ध्यान देंगे, बाबर को उसकी मृत्यु के बाद आगरा में आराम बाग या चार बाग नामक स्थान पर दफना दिया जाता है। दफना दिया गया इसको आराम बाग या चार बाग नामक स्थान पर आगरा में। बाद में शेरशाह सूरी के समय इसकी एक पत्नी यूसुफ जई, इसकी एक पत्नी है मुबारिका यूसुफ जई, ये बाबर की हड्डियों को लेकर काबुल जाती है। और क्योंकि बाबर ने अपने जन्म के बाबर ने अपने जीवन काल में ही ये निश्चित कर दिया था कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो काबुल में उसने एक मकबरा भी अपने लिए तैयार करवाया था। मुबारिका यूसुफ जई उसकी हड्डियों को लेकर काबुल जाती हैं, जहां उसे दफना दिया जाता है। तो पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहां स्थित है, तो ध्यान रखेंगे बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत से बाहर स्थित है, तो ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न बना था तो उसमें बाबर विकल्प में नहीं था, जहांगीर विकल्प में था। लेकिन हो सकता है कि नए तरीके का प्रश्न बनाया जाए तो आपको विकल्प में दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत के बाहर स्थित है, और विकल्प आपको दे दिया जाएगा बाबर, जहांगीर, बाबर और जहांगीर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि बाबर का मकबरा भी और जहांगीर का मकबरा भी दोनों ही भारत से बाहर स्थित हैं। तो साथियों, हम लोगों ने मुगल सम्राट बाबर की जीवनी देखी, इसके कार्यों को हमने देखा, इसके द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों को हमने देखा। थोड़ी सी बातें हम और करेंगे तुजुक के बाबरी के बारे में। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है।
बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई आत्मकथा है। ये आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, आप जानते होंगे। बाबर की आत्मकथा है तुजू के बाबरी। पूछा जाता है कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो ध्यान रखेंगे बाबर का अधिकार तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं पर अच्छा था, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी है। बाद में इसका अनुवाद किया जाएगा। पहला पायंदा खां द्वारा, पायंदा खां अनुवाद करेंगे फारसी में, और जो सबसे पॉपुलर अनुवाद हुआ वो अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको हिंदी में रहीम दास के नाम से जाना जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में सम्मिलित रहे रहीम दास या अब्दुल रहीम खान खाना कह लें, वो अनुवाद करते हैं। और फिर इस तुजू के बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाने लगा। बाबरनामा, इसका एक अन्य नाम मिलता है वाकियाते बाबरी। वाकियाते बाबरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यद्यपि बाबर लंबे युद्धों में रहा, बड़े संघर्षों में जीवन जीता रहा, लेकिन साहित्य के प्रति उसकी थोड़ी सी रुचि भी बनी रही, तो उसे मुबय्यान शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबय्यान लेखन की एक शैली है। मुबय्यान शैली का जन्मदाता कहा जाता है किसको? बाबर को मुबय्यान शैली का जन्म देने वाला कहा जाता है। उसने दीवान की रचना की और बाबर के खतों का जो संग्रह है उसे खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी होगा तुजू के बाबरी का, बेब्रिज द्वारा किया जाएगा। तो ये कुछ जानकारियां थी जो हमने मुगल सम्राट के संस्थापक बाबर के विषय में हासिल की। नेक्स्ट क्लास हुमायूं तक हम चलेंगे, हुमायूं से प्रारंभ करेंगे। और आज मैं आपसे यही विदा लेता हूं। आप देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और आपको लाभ मिलता रहे तो हमें कमेंट करके बताते भी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।